चैनल पासवे नेक्सस ऑफ सक्सेस पर आप लोगों को पुनः स्वागत करता हूं। इससे पहले आपने देखा था कि हमारे जो पहली वीडियो थी, हम 11th क्लास के हिस्ट्री के चैप्टर 6 वर्क कर रहे हैं। इससे पहले जो हमने फर्स्ट पार्ट डाला था वीडियो का, उसमें हमने इंट्रोडक्शन, सामंतवाद क्या होता है, 3 वर्ग क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ाया था आप लोगों को। इसके आगे की जो चीजें हैं उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको इस चैप्टर को सही से समझना है तो इस वीडियो को देखने से पहले आपको पहले वाली वीडियो देखना जरूरी है, तभी आगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो हम जो आगे की जो प्रोसेस है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। जहां तक हमने पढ़ाया था उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले पहले वाली वीडियो जरूर देख लेना और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों में, क्योंकि अभी एग्जाम्स आने वाले हैं और ये हम एग्जाम्स के ही चैप्टर कर रहे हैं जो आने वाले हैं अभी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है 3 वर्ग। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं इसका हम। देखिए, हमने 3 वर्ग में पढ़ा था। 3 वर्ग में 3 लोगों के बारे में हमने बात की जो सामाजिक स्थिति थी यूरोप में। एक था उसमें पादरी और दूसरा था इसमें अभिजात और तीसरा था कृषक। ठीक, तो हम इसमें से पढ़ेंगे जो 3 वर्ग है उसमें से अलग अलग पादरी के बारे में, अभिजात के बारे में और कृषकों के बारे में। तो इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट जो था वर्ग वो था अभिजात वर्ग। तो पहले हम इसको कवर करेंगे और फिर इसके बाद हम आएंगे पादरी पर और फिर हम लास्ट में कृषकों को पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि हम इन दोनों को पढ़ें उससे पहले हम अभिजात वर्ग को देखते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहले अभिजात वर्ग को हम पढ़ेंगे। और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं पहले, क्योंकि हम सभी लोगों को पता है कि पूरे यूरोप के अंदर जो ये अभिजात वर्ग है, अभिजात वर्ग की इंपॉर्टेंस या महत्व सबसे ज्यादा था। इसीलिए हम इसको पहले कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बनेगा। तो इसको पहले हम कवर करते हैं, फिर हम आएंगे पादरी पर। ठीक, तो पहले अभिजातों के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम अभिजातों की बात करते हैं, अगर हम अभिजात वर्ग की बात करें तो अभिजात वर्ग जो था ये पूरे समाज के ऊपर अपना कंट्रोल रखता था। ये जो अभिजात वर्ग थे इनको हम सामान्यतः देखते हैं लॉर्ड के बारे में बात होती है। ये लॉर्ड ही थे। हमने पीछे वाला वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से ये जो लॉर्ड थे इन्होंने अपनी स्थिति जो थी वो समाज में मजबूत की। और समाज में मजबूत होने के कारण इनकी स्थिति क्या थी, इनके पास में बहुत बड़ी संपदा प्रॉपर्टी होती थी, बहुत सारे जमीनें थी और इस जमीन के मालिक होते थे। इनके जमीन के अंदर कृषक वर्ग रहते थे और कृषक इनके खेतों में ही काम करते थे। इसलिए समाज के ऊपर सबसे इनका बड़ा दबदबा था। अगर हम कंपेयर करें अपने यहाँ, तो भारत में जब राजतंत्र हुआ करता था तो हमारे यहाँ जो राजा होते थे सेम लगभग स्थिति इनकी यही थी जो हमारे यहाँ स्थिति थी। राजाओं की जमीन ज्यादा थी इनके पास में। तो हम अभिजातों को अगर देखें तो अभिजात का जो अपना खुद की जो प्रॉपर्टी होती थी, एक अभिजात की जो इनका खुद का घर होता था, उसके घर के अंदर या इनके प्रॉपर्टी के अंदर बहुत सारे कृषक होते थे, उनके अपने घर खुद के भी होते थे। ठीक है, और इनकी जो अभिजातों की जो सब अपनी प्रॉपर्टी थी उनको ये लोग जो अभिजात जो थे इनके प्रॉपर्टी के अंदर बहुत सारे लोग होते थे और बहुत सारे लोगों का घर द्वार होता था उसमें और सारी सुविधाएं उसको मिल जाती थी। इनके अपने घर को मेनर कहा जाता था। मेनर, इनके जो अभिजातों के अपने खुद की प्रॉपर्टी है, इनके खुद का अपना घर होता था, मेनर होता था, मेनर कहा जाता था उसको। और जो मेनर भवन है, मेनर भवन छोटी मोटी प्रॉपर्टी नहीं, छोटी मोटी जमीन नहीं, बहुत बड़ी जमीन होती थी। एक मेनर की अगर हम बात करें, एक मेनर के अंदर जो अभिजात का अपना खुद का घर होता था उसे मेनर कहा जाता था, मेनर। और एक मेनर के अंदर अगर कोई छोटा मेनर है, छोटा मेनर के अंदर 10 से 12 परिवार होता था। अगर हम यही देखें छोटे बड़े मेनर के बारे में अगर हम बात करें तो बड़े मेनर के अंदर 50 से 60 परिवार होता था। ठीक, ये मेनर की स्थिति थी। और मेनर भवन किसका होता था, अभिजातों का होता था। इसी में सारे कृषक वगैरह भी रहा करते थे मेनर भवन के अंदर ही। और मेनर भवन के अंदर एक तालाब, चरागाह भूमि जहां पर ये जानवर वगैरह चरा सकते थे ये लोग, फसल उगाने वाली भूमि, बंजर भूमि, रोड, तालाब, मदिरा स्पिंडर,
मदिरा पिंडक मतलब जहां पर इस अभिजातों के लिए शराब बनाई जाती थी, पंचकी और पवनचकियां सब कुछ होती थी। मतलब सारा एकदम हम मिला जुला करके देखें तो जो भी अभिजात वर्ग के मेहनत भवन के अंदर रहेगा, उस मेहनत भवन में वो सारी चीजें मिलेगी जो एक व्यक्ति को अपनी लाइवलीहुड, अपने जीवन को चलाने के लिए, बिताने के लिए चीजें चाहिए, तो सब कुछ एक मेहनत के अंदर मिल जाता था। और एक मेहनत, छोटा मेहनत 10 से 12 परिवार और बड़े मेहनत के अंदर 50 से 60 परिवार हुआ करते थे। तो ये था पूरा मेहनत का सिनेरियो और मेहनत के अंदर कैसे लोग रहते थे इसके बारे में। अब हम आगे देखते हैं और हम लोग को याद रखना है ये भी बात कि मेहनत के अंदर जितने भी परिवार रहते थे उन परिवार के बच्चों से ही अगर लॉर्ड को जरूरत पड़ती थी सेना की, तो उन्हीं के जवान जो बच्चे होते थे उनको सेना में भर्ती कर लेते थे और अपने हिसाब से उनको यूज करते रहते थे, इनका प्रयोग करते रहते थे अगर लड़ाई वगैरह हो गई तो। लेकिन जब 9 से 9वीं सदी आती है, अगर हम 9वीं सदी की बात करते हैं तो 9वीं सदी से एक अलग प्रक्रिया शुरू होती है। 9वीं सदी से पूरे यूरोप के अंदर स्थानीय लेवल पर कई सारे युद्ध होने लग गए, रुक के युद्ध हो रहे थे। अब इन लॉर्डों को और अभिजातों को अगर हम देखें तो इनको अब एक प्रशिक्षित सेना चाहिए थी, वेल ट्रेन्ड सैनिकों की आवश्यकता हुई, क्योंकि अब काम चलाओ सैनिकों से, किसानों के बच्चे से काम चलने वाला उनसे नहीं था, जिसके कारण एक नए वर्ग का उभरने को मौका मिला। और वो नया वर्ग जो बन करके आएगा उनको हम क्या कहेंगे वो देखते हैं। तो 9वीं सदी में युद्ध होने के कारण एक नए वर्ग को उभरने का मौका मिला और उस नए वर्ग को कहा गया नाइट। ये नया वर्ग उभर करके आया जिसको नाइट कहा गया। ये प्रशिक्षित सैनिक होते थे जो अश्व सेना होती थी, मतलब एक तरह से घोड़े पर चलने वाली सैनिक थी। घोड़े की आवश्यकता उस समय होती थी क्योंकि हम सभी लोगों को पता था कि उस समय तो ना बस और ना ही बड़ी बड़ी गाड़ियां थी या ना आपके आज जैसे रॉकेट्स वगैरह थे। तो उस समय लोग क्या करते थे, घोड़े का ही ज्यादा प्रयोग करते थे यूरोप के अंदर। अगर हम अपने यहाँ देखें तो हमारे यहाँ हाथियों का भी प्रयोग होता था, बाकी के यहाँ हाथियों का प्रयोग नहीं होता था। तो घोड़े की एक घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित जो सैनिक बनाए गए 9वीं सदी के बाद में उनको नाइट कहा गया। और नाइट की को बढ़ावा कब दिया गया, 9वीं सदी से। जैसे मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, 9वीं सदी से एक नया वर्ग उभर करके वहां पर आया जो सैनिक वर्ग का पूरी तरह से और प्योर सैनिक ही हुआ करते थे, इनको नाइट कहा गया। ठीक, अब ये नाइट जो होंगे वो क्या करेंगे भाई, नाइटों का काम क्या था, जो लॉर्ड होते थे लॉर्ड के अंडर में एक सैनिक वर्ग बनाया गया जिसे नाइट कहा गया। और ये जो नाइट होंगे अपने लॉर्ड को आवश्यकता पड़ने पर युद्ध के समय रक्षा और उनके लिए डिफेंस के काम करेंगे और लड़ाई करेंगे। ये नाइट लोग लॉर्डों के लिए, इनके लिए काम करेंगे नाइट लोग। ठीक, और नाइट जो लोग होंगे इनको क्या राजा सैलरी देगा, क्या उनको तनख्वाह देगा, क्योंकि ये प्रशिक्षित सैनिक थे। तो प्रशिक्षित सैनिकों को, नाइटों को जाहिर सी बात है इनको पैसा चाहिए, तभी तो ये प्रशिक्षण में अपने सैनिकों को उनके परिवार को चलाने के लिए ये लोग इनको पैसा देगा, तभी तो ये काम कर पाएगा अपना। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि जो नाइट लोग हैं, नाइटों को जो लॉर्ड होता था, लॉर्ड सैलरी के रूप में नहीं देता था पैसे, इनको नाइट को कैश पैसे देता था, बल्कि नाइट्स को जमीन दी जाती थी, जमीन के टुकड़े दिए जाते थे। जमीन के टुकड़े मिलते थे इनको, बड़े बड़े जमीन के टुकड़े मिलते थे इनको। और ये जमीन के जो टुकड़े थे वो 1000 से लेकर 2000 एकड़ तक हो सकते थे। ये 1000 से लेकर 2000 एकड़ तक ये जमीन के टुकड़े हो सकते थे जो नाइटों को दी जाती थी जमीन के टुकड़े। और कौन देता था, लॉर्ड लोग ये जमीन के टुकड़े देते थे किनको, नाइट लोगों को। ये जमीन के टुकड़े कितना हो सकता था, ये 1000 से लेकर 2000 एकड़ तक हो सकता था। इस जमीन को भी कृषक ही जोतेंगे, जमीन पर जो उत्पादन होगा कृषक ही करेंगे, और जितना उत्पादन होगा कुछ ही से उनको देने के बाद में बाकी टैक्स के रूप में जो जमा करना है जमा करने के बाद में जितने भी इस जमीन से जो उत्पादन होगा, जो पैसे होंगे, जो भी उत्पादन होगा, ये नाइट लोग अपने पास रखेंगे और इन्हीं पैसों से वो अपने सैनिकों को चलाएंगे, उनको प्रशिक्षित देंगे और उनके पास में जो भी हथियार आवश्यकता होती थी उनको इन्हीं पैसों से देते थे। तो अब एक चीज और समझना है, यहाँ पर लोग पता करते हैं जमीन के जो टुकड़े थे कितने थे, वो 1000 से लेकर 2000 एकड़ तक हो सकते थे। नाइट को दी जाती थी जमीन, ये कौन देता था, लॉर्ड देता था। और जो ये जमीन दी जाती थी नाइटों को,
जो ये जमीन नाइटों को लॉर्ड द्वारा दी जाती थी, उस जमीन को कहा जाता था फीफ। क्या नाम था इसका? इसको फीफ कहा जाता था। फीफ याद रखना है कि जो लॉर्ड जमीन दे रहा था नाइट लोगों को, उनको फीफ कहा जाता था उस जमीन को। और ये जमीन कितनी हो सकती थी? 1000 से लेकर 2000 एकड़ तक हो सकती थी। इससे ये लोग नाइट अपना काम चलाएंगे। एक प्योर घुड़सवार सैनिक थे ये, जो ट्रेंड थे, क्योंकि 9वीं सदी से जब युद्ध होने लगे थे रुक करके काम चलाओ सैनिकों से काम चलने वाला था, तो इसलिए एक नया वर्ग उभर करके जिसे नाइट कहा गया। ठीक, तो नाइट को जो जमीन दी गई फीफ, कितनी जमीन थी वो? 1000 से 2000 एकड़ तक हो सकती थी। तो ये थे हमारे नाइट वर्ग। हमने देखा अभी कि अभिजातों ने जो पूरा साम्राज्य बना रखा था, तो उनके जो जमीनें होती थी सारी, उनको कहा जाता था क्या? अभिजातों की मैनर भवन। मैनर भवन के अंदर 10 से 12 परिवार रह सकता था, जो छोटा मैनर होता था। बड़े मैनर के अंदर 50 से 60 परिवार हो सकते थे। मैनर के अंदर सारे सुख सुविधाओं के सामान मिल जाता था आराम से इनको, उसी से इनका काम चलता था। देन आफ्टर इसके बाद में थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, 9वीं सदी आती है, तो वहां पर क्योंकि रुक रुक के युद्ध होने लगे स्थानीय लेवल पर, जिसके कारण एक नया वर्ग उभर करके आया, नाइट वर्ग, जो पूरी तरह से प्रशिक्षित सैनिक थे। इनको जो जमीन दी गई लॉर्डों के द्वारा, उनको कहा गया फीफ। ये फीफ वाली जमीन 1000 से 2000 एकड़ तक हो सकती थी। अब हम देखते हैं कि नाइट काम क्या करते थे, नाइट कैसे अपना दिन बिताते थे डेली रूटीन के। तो सबसे पहले जो नाइटों का काम होगा, नाइट लोगों का जो सबसे पहला काम होगा, नाइट का जो नाइट लोग थे, इनके काम क्या थे भाई? तो सबसे पहला जो काम होगा, लॉर्ड लोगों को सेना के रूप में सेना के रूप में सुरक्षा प्रदान करना। तो ये क्या काम था इनका? लॉर्ड लोगों को ये सैन्य सहायता देते थे। लॉर्ड लोगों को सैन्य सुरक्षा, लॉर्ड लोगों को सैन्य सुरक्षा देंगे। अगर जिस लॉर्ड के अंडर में ये नाइट थी, अगर उस लॉर्ड की आवश्यकता नहीं है, अगर दूसरे लॉर्ड की आवश्यकता है, तो अपने लॉर्ड के बाद दूसरे लॉर्ड को भी ये मदद कर सकते थे ये नाइट लोग। ठीक है, ये ध्यान रखना हमें। इसके अलावा इनका दिन कैसे बीतता था? तो ये लोग क्या काम करेंगे भाई? काम इनका क्या होता था? पहला बाड़ बनाना, बाड़ा बनाने का काम करते थे ये। दूसरा क्या करेंगे भाई? ये तीसरा काम, पहला तो ये लॉर्ड लोगों को सुरक्षा देना, दूसरा बाड़ बनाने में पूरी टाइम निकलता था, दूसरा पुतले बनाते थे ये। पुतलों से रण कौशल, पुतलों से ये रण कौशल को अपने मतलब प्रशिक्षण को और तेज करते रहते थे। इसके अलावा ये लोग क्या करेंगे? घेराबंदी करना, घेराबंदी करने का काम सीखते थे ये लोग। तो मतलब कहने का कुल मिला जुला करके कि नाइट लोगों का सबसे जो प्राइमरी काम था वो अपने लॉर्ड को सुरक्षा प्रदान करना सेना के रूप में। देन इनका जो पूरा डेली का जो रूटीन होता था उसमें बाड़ बनाने का, पुतलों से रण कौशल को और तेज करने का, घेराबंदी करने का, गड्ढे खोद करके उसमें बचने का उपाय करने का कि हम कैसे लड़ाई के दौरान बचेंगे। तो ये था नाइट लोगों का काम। ठीक है, नाइट लोग यही काम करते थे। तो नाइट के बाद में हमने अभी देखा फीफ के बारे में। फीफ क्या था? नाइट कौन होते थे, नाइट में पता चल गया। ठीक, कब नाइट लोग उभर करके सामने आए? तो हमने देखा 9वीं सदी में सामने आए ये लोग, पूरे यूरोप के अंदर धीरे धीरे बढ़ते गए ये। ठीक, तो ये थे हमारे पूरे अभिजात वर्ग के बारे में। अभिजात का अपना घर, नाइट क्या था, फीफ क्या था, ये हमने देख लिया। अब हम आगे चलेंगे, इसमें देखेंगे प्रथम वर्ग पादरियों के बारे में। थोड़ा पादरी के बारे में देखते हैं। पादरी, हमने पहले वाली वीडियो में बताया है कि पादरी मतलब क्या? हमारे यहाँ के जैसे पूजा करने के लिए जो ब्राह्मण लोग हैं, उसी प्रकार से हमारे पादरी थे। तो हमारे यहाँ मंदिरों में पूजा पाठ होता है, लेकिन उनके यहाँ प्रेयर कहाँ होता है? चर्च के अंदर। तो ये लोग क्या करेंगे? चर्च के अंदर पूजा पाठ करवाएंगे। ठीक, चर्च के अंदर प्रेयर करवाने का काम होता था। चर्च के अंदर ये लोग प्रेयर करवाएंगे। हमने देखा, हमने पढ़ा ये बात कि पूरे यूरोप के अंदर हर गांव का अपना एक छोटा सा चर्च होता था, जो कि पादरी लोग उसके देख रेख करते थे। उसी प्रकार से बड़े बड़े जो चर्च होते थे वो पादरियों के अंडर में ही थे।
और इन चर्चों को लॉर्ड बहुत सारे जमीनें भूमि देते थे दान में। हमारे यहाँ मंदिरों को और शिक्षण संस्थानों को दिया जाता था, इनके यहाँ चर्च को बहुत सारी जमीन दान में दी जाती थी। और जो चर्च को जमीन दी जाती थी, जमीन मान लीजिए चर्च को जमीन दी गई, इस जमीन के ऊपर जो भी उत्पादन होगा, जितना भी उत्पादन होगा वो डायरेक्ट किसको जाएगा? पादरी को जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पादरी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे और पादरियों के पास में खूब सारा पैसा होता था, क्योंकि जो चर्च के अंदर में जो जमीन थी उससे भी इनके पास पैसा आ रहा था। लोग प्रेयर करने जाते थे, वहां भी पैसा देते थे। किसी की मृत्यु हो गई है, मृत्यु को जाते थे वो लोग वहां पर करने के लिए, मृत्यु के बाद में हमारा जो व्यक्ति वो स्वर्ग कैसे जाएगा, तो उससे पादरी लोग भी पैसा लेते थे, उनको रास्ता बताते थे, प्रेयर करवाते थे उसके बदले में। तो ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे और काफी ताकतवर थे पादरी लोग, क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा आता था पादरियों के पास में। तो ये पादरियों की स्थिति थी। इसके अलावा अगर हम पादरियों में देखें तो पादरियों के पास में जो चर्च था, तो चर्च को क्या होता था, ये जो पादरियों का जो चर्च था, चर्च को एक अधिकार था। तो जो कृषक थे, कृषकों के जो भी भूमि होती थी, उस कृषकों के भूमि के ऊपर जो उत्पादन होगा, उस उत्पादन का 10वां हिस्सा, मान लीजिए कि 100 रुपए का अगर उत्पादन हो रहा तो उसका 10वां हिस्सा कितना होगा? 10 रुपए। तो ये 10 रुपए मतलब कि कृषकों के उत्पादन का 10वां हिस्सा एक साल गैप करके, मतलब कि एक साल बीच में गैप करना है, हर एक साल के बाद में चर्च जो था, चर्च या मैं पादरी को या चर्च को कृषकों के उत्पादन का 10वां हिस्सा हर एक वर्ष फिक्स लगा करके लेने का अधिकार था। वो टैक्स के रूप में लेता था। कौन लेता था भाई? चर्च। कितना परसेंट? तो कुल उत्पादन का 10वां हिस्सा। ठीक, 10% 100 में से ले लेते वो लोग, जिसको कहा जाता था टिथ। जिसको क्या कहा गया? टिथ कहा जाता था। ठीक, तो ये पूछता है आप लोगों से कि टिथ क्या था? टिथ क्या था? तो बताओ, चर्च जो कृषकों के ऊपर एक साल के गैप के बाद में जो कृषकों से 10% उनके उत्पादन का 10वां हिस्सा जो लेता था, उसे टिथ कहा जाता था। तो टिथ अगर पूछता है तो बताओगे कि चर्च जो कृषकों के ऊपर एक साल के गैप के बाद में जो टैक्स लगाता था, उसे कहा जाता था टिथ। तो ये टिथ से बहुत सारा पैसा इनके पास में आता था। तो पादरियों का देखा हमने क्या काम था? पादरियों का काम था प्रेयर करवाना और चर्च के अंदर जाकर के जो चर्च को लॉर्ड के द्वारा भूमि दी गई थी, उसके जितने भी पैसे उत्पादन से आएंगे वो उनके पास रहेगा। और एक तरीका और था चर्चों के पास पैसा आने का, वो क्या पैसा था? टिथ के द्वारा। और टिथ क्या था मैंने बताया अभी? टिथ होता था कृषकों के उत्पादन का 10वां हिस्सा जो चर्च देता था एक साल के गैप के बाद में कृषकों से। तो ये दो तरीके थे जिससे कि चर्च के पास में बहुत सारा पैसा आता था और इसीलिए समाज के बहुत ही ताकतवर थे और पूरे समाज के ऊपर इनका प्रभाव हमेशा रहता था और ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे। ठीक, तो ये हमारा हमने क्या पढ़ा? प्रथम वर्ग पादरी। पादरी कहाँ रहेगा भाई? चर्च के अंदर प्रेयर करवाएगा। चर्च को पैसा कहां से मिलेगा? लॉर्ड की भूमि जो दी जाती दान उससे, और फिर कृषकों से जो टैक्स लगाते थे टिथ के रूप में। अब हम देखते हैं कि इसके बाद कुछ समय हम आगे बढ़ते हैं, तो बाद में चल करके एक नया वर्ग फिर उभर करके आता है यहाँ पर, और वो क्या था? भिक्षुओं का वर्ग। कौन थे वो? भिक्षु। ठीक है, तो अब देखिए भिक्षु के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ठीक, ये आएंगे भिक्षु लोग आएंगे और भिक्षुओं का काम क्या था? जो चर्च था, आगे जैसे जैसे हम बढ़ते गए, बढ़ने के बाद में चर्च ने क्या किया कि चर्च के अंदर बहुत सारे ऐसे काम होने लग गए जिससे कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनसे चर्च से उनका मोह भंग होने लगा। थे पादरी पहले वो छोटे छोटे, लेकिन उनका मोह भंग होने लग गया उससे, तो उससे वो अलग हो जाएंगे। ठीक, चर्च से अंदर हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, बड़े बड़े महलों में रहना छोड़ देंगे, लॉर्ड के प्रभाव के नीचे से लोग अपने आप को हटा लेंगे। ठीक, और ये लोग गांव के पास जाकर के गांव में छोटे छोटे मठ बनाएंगे और उस मठ के अंदर रहेंगे, फिजिकल वर्क ज्यादा करेंगे, जैसे कृषि कार्य करेंगे, गांव के लोगों को पढ़ाएंगे लोग धीरे धीरे। तो वो जो वर्ग बनेगा जो चर्च से अलग हो गया, उसको कहा गया भिक्षु। ठीक है, भिक्षु। इन भिक्षुओं को इंग्लिश में देखा होगा आपने किताब में मोंक लिखा होता है इनका नाम। ठीक, एक चीज और हमें ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो पादरी होता था, पादरी केवल वही व्यक्ति बन सकता था जो दिव्यांग ना हो, मतलब कि विकलांग ना हो, वो कृषक ना हो, गुलाम कृषक भी ना हो। ठीक, और जो पादरी बनेगा वो शादी विवाह नहीं करेगा, तो वो होते थे पादरी। लेकिन थोड़ा सा पादरियों से अलग, जब भिक्षु आते हैं, मोंक आते हैं, तो
तो मोंग ने क्या किया, इन्होंने एक तो गांव में रहना शुरू कर दिया, वो रहते थे बड़े बड़े शहरों में बिल्डिंगों में, इन्होंने छोटे छोटे मठ बना के रहना शुरू किया। एक काम उन्होंने क्या किया अलग से, हमने देखा कि पादरी महिला नहीं बन सकती थी लेकिन भिक्षु महिला बन सकती थी। तो जो भिक्षु मेल होगा, मेल जो भिक्षु होगा उसको मोंग कहा जाएगा, और जो महिला होगी उसको नन कहा जाएगा। तो ये फीमेल वाले थे, ठीक। ये फीमेल वाले जो होंगी वो कहलाएंगे क्या, नन, और ये क्या कहलाएंगे, भिक्षु, मोंग। तो ये एक नया वर्ग उभर करके आया, ये पादरियों से ही अलग हुआ जिन्होंने बड़े बड़े बिल्डिंग और महलों में रहना छोड़ करके गांव में रहना शुरू किया और छोटे छोटे मठ बनाया, उन मठों के अंदर इन्होंने रहना शुरू किया। तो अब हम देखेंगे कि जो मठ बनाए गए थे कहां पर, कौन से बनाए गए थे। सबसे पहले जो कि आप लोगों को दो मठों के बारे में पढ़ना आपके किताब के अंदर, तो उसमें से हम देखते हैं पहला जो मठ था वो था सेंट बेनेडिक्ट। ये पहला मठ था जो बनाया गया था, और ये पहला मठ कहां बनाया गया, ये सेंट बेनेडिक्ट इटली में स्थापित किया गया। इसे सेंट बेनेडिक्ट कहां बना, इटली में, ठीक। एक ये मठ बनाया गया जो इटली में, ये जो सबसे प्रारंभिक मठ जो बनाए गए उनमें से ये एक है, और इसको कब एस्टैब्लिश किया गया था, 529, ठीक है। 529 में ये पहला मठ है जो सबसे पहले इटली में बनाया गया। क्या नाम था उसका, सेंट बेनेडिक्ट। और दूसरा जो मठ था वो था क्लूनी, दूसरा मठ जो था उसका नाम था क्लूनी। तो सेकंड मठ जो होगा उसका नाम था क्लूनी, ये बनाया गया सेकंड मठ था। ये कहां पर बनाया गया और कब बनाया गया, ये 910 में एस्टैब्लिश किया गया सेकंड मठ। ये तो पहला है सेंट बेनेडिक्ट, दूसरा क्या है, क्लूनी उसका नाम था। कब बनाया गया, ये 910 ईस्वी में बनाया गया, और कहां बनाया गया, ये बरगंडी में बनाया गया। इसको बरगंडी में स्थापित किया गया। तो ये जो भिक्षु अलग हुए पादरियों से, और इन्होंने अलग से गांव में रहना शुरू किया। तो जो मठ इन्होंने बनाया सबसे पहला वो इटली में एस्टैब्लिश किया 529 में सेंट बेनेडिक्ट के नाम से। दूसरा उन्होंने बनाया क्लूनी के नाम से 910 ईस्वी में, कहां पर, बरगंडी में बनाया। तो ये प्रारंभिक दो सबसे पहले मठ है। बाद में बहुत सारे और मठ बनाए गए, बट आपको पढ़ना कितना है, दो मठों के बारे में पढ़ना है, खास इनके डेट याद रखना है और कहां पर ये एस्टैब्लिश किए गए थे, ये, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं कि इस मठों के आगे और हम आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं भिक्षुओं के बारे में कि और आगे भिक्षु क्या करते हैं। देखिए, तो ये भिक्षु लोगों ने क्या किया, गांव में रहना शुरू किया। हमने देख लिया कि भिक्षु कौन थे, महिला भी भिक्षु बन सकती थी, पुरुष भी बन सकता था, पादरी महिला नहीं बन सकती थी, यहाँ महिला भिक्षु बन सकती थी। इन लोगों ने गांव में रहना शुरू किया, फिर इन्होंने मठ एस्टैब्लिश किए। मैंने दो मठों के नाम भी बताया आप लोगों को लिख करके। अब हम देखते हैं कि इन में भी क्या फुटमत होती है, इनसे भी क्या लोग बाहर होते हैं। जिस प्रकार से पादरियों से पहले अलग हुए और कौन बने, भिक्षु बने। इसके बाद एक और आएंगे, अब भिक्षुओं से अलग होकर के कुछ लोग क्या बनेंगे, फ्रायर बनेंगे। क्या, फ्रायर आएंगे। भिक्षुओं से अलग होंगे वो क्या बनेंगे, फ्रायर। पहले पादरियों से भिक्षु, फिर भिक्षुओं से कौन आएंगे, फ्रायर आएंगे। क्यों ऐसा हुआ, जब पादरियों में बहुत सारे स्थितियां ऐसी आई, जब पादरी लोगों ने बहुत मजबूत होकर के समाज को कंट्रोल करना शुरू किया, तो उनसे अलग हुए भिक्षु बन गए। उन्होंने कहा कि हम इनके जैसा नहीं जिंदगी जिएंगे, हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे। और उसके बाद भिक्षुओं में जब बुराई बढ़नी शुरू हुई, भिक्षुओं के अंदर भी जब बुराई बढ़नी शुरू हुई, तो इनसे भी कुछ लोग अलग हुए जिनको फ्रायर कहा गया। और फ्रायर जब आगे क्यों आए भाई, तो हम जानते हैं कि जो भिक्षु लोग थे, भिक्षुओं ने जब मठ एस्टैब्लिश किया तो इन्होंने ग्रुप बनाया अलग अलग पहले। तो ग्रुप क्या था, महिलाओं का ग्रुप अलग था, पुरुषों का ग्रुप अलग था। महिला जो होती थी वो अलग जगह पर रहेगी, पुरुष अलग जगह पर रहेंगे, मतलब दोनों का मेल जोल नहीं था। लेकिन जैसे जैसे ये मठवाद और भिक्षुवाद आगे बढ़ा, महिलाएं और पुरुष इकट्ठे रहने लग गए, साथ में आने लग गए। तो जिससे कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका मोह भंग हुआ, उन्होंने कहा कि हम ऐसे कुकर्म नहीं करेंगे जो कि भिक्षु लोग कर रहे हैं। तो इन्होंने अपने आप को अलग कर लिया, और अलग करने के बाद इनको क्या कहा गया, फ्रायर कहा गया। अब फ्रायर क्या करेंगे जी, ये गांव में नहीं रहेंगे, ये मठों के अंदर नहीं रहेंगे। फ्रायर घूम घूम करके गांव से गांव, एक जगह से दूसरी जगह घूमेंगे और घूम घूम करके अपने शिक्षाएं देंगे लोगों को।
लोगों को पढ़ाएंगे, मठ के बारे में बताएंगे, ईसाई धर्म के बारे में बताएंगे, और इनको जो पैसा भिक्षा के रूप में मिलेगा, जो उनको दान के रूप में मिलेगा, इससे ही अपनी जिंदगी चलाएंगे, तो उनको फ्रायर कहा गया। तो हमने क्या देखा अभी, पादरियों से अलग होकर के भिक्षु आए, भिक्षुओं ने मठ बनाया, मठों से लोगों के फ्रायर आए, और फ्रायर लोगों ने क्या किया, घूम घूम करके अपनी जिंदगी बिताया, इन्होंने लोगों को शिक्षित किया, और उसके बदले में जो पैसे वगैरह इनको मिले, उनसे इन्होंने अपना जीवन चलाया। तो इस तरह से देखा हमने क्या अभी, पादरियों को भी, भिक्षुओं को भी, और फ्रायरों को। अब देखते हैं, मैंने बताया अभी आप लोगों को कि ये जो भिक्षु थे, और भिक्षुओं में बुराई बढ़ने लग गई थी, स्त्री पुरुष साथ में रहने लगे थे, और मैं डायरेक्टली कहूं तो बिना शादी के भी लोग साथ में रहने लग गए थे। तो इन बुराइयों को चिन्हित करने के लिए, इन बुराइयों को दिखाने के लिए कि भाई मठवाद में बुराइयां बढ़ने लगी है, तो इन बुराइयों को बताने के लिए इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड में एक व्यक्ति था जिसका नाम था लैंगलैंड। क्या नाम था उसका? लैंगलैंड। इंग्लैंड के अंदर ही लैंग नामक व्यक्ति ने एक कविता लिखी। लैंग नामक व्यक्ति ने एक कविता लिखी। तो भिक्षुओं की जो बुराइयां बढ़ने लगी थी, इन भिक्षुओं की बुराइयों को दर्शाने के लिए इंग्लैंड के अंदर ही एक व्यक्ति जिसका नाम था लैंगलैंड ने ही एक कविता लिखी। लैंगलैंड ने एक कविता लिखी, ठीक है। लैंगलैंड ने बताने के लिए एक कविता लिखी, और कविता का नाम क्या था? पियर्स प्लाउमैन। क्या नाम था उसका? पियर्स प्लाउमैन। पियर्स प्लाउमैन नामक इंग्लैंड में लैंगलैंड ने भिक्षुओं के बुराइयों को, जो भिक्षुओं के अंदर जो बुराइयां बढ़ गई थी, उसको दर्शाने के लिए कविता लिखी। उस कविता का नाम क्या रखा गया? पियर्स प्लाउमैन। उसके बाद में एक और व्यक्ति आएंगे इंग्लैंड में ही, दूसरा जो व्यक्ति है इंग्लैंड के अंदर ही, इंग्लैंड में ही एक दूसरा व्यक्ति आएगा जिसका क्या नाम था इंग्लैंड के अंदर? उसका नाम था चौसर। क्या नाम था उसका? चौसर नामक व्यक्ति। इंग्लैंड के अंदर ही भिक्षुओं को, बुराइयों को दर्शाने के लिए चौसर ने एक और कविता लिखी जिसका नाम था कैंटरबरी टेल्स। क्या नाम था उसका? कैंटरबरी टेल्स। इस नामक कविता लिखी। इनमें भिक्षुओं के जो भी बुराइयां उनके अंदर बढ़ी थी, जो कि बड़े बड़े महलों में ये भी रहने लग गए, बाद में स्कूल और कॉलेज बड़े बड़े बना लिए, और इसके बाद में महिला और पुरुष एक साथ रहने लगे, मतलब कि भिक्षु और भिक्षुणी, तो मोंक और नन एक साथ में रहने लगे, और उनके अंदर जो बुराइयां बढ़ने लगी थी, उन बुराइयों को दर्शाने के लिए दो व्यक्ति आगे आते हैं इंग्लैंड में ही। पहला लैंगलैंड, जिन्होंने पियर्स प्लाउमैन कविता लिखी, उसमें इनके बुराइयों के बारे में बताया कि लोग क्या करते हैं, कैसे जिंदगी जी रहे हैं लोग। और दूसरा आया फिर चौसर ने कैंटरबरी टेल्स लिखा, इसमें इनके बुराइयों के बारे में उन्होंने बताया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमने अभी पादरियों के बारे में और अभिजात वर्ग के बारे में पढ़ लिया। अब थर्ड वाली जो वीडियो हमारी आएगी इसी चैप्टर का, उसमें हम किसानों के बारे में और फोर्थ वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।